आज हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे बेसिक से रहेंगे, ठीक है। टोटल सबसे फिजिक्स का टोटल सबसे पहले बेसिक्स करेंगे हम, ओके। पहले तो आप ये बताओ कि आप फिजिक्स से समझते क्या हो, व्हाट इज फिजिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस। किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो नेचर के बारे में पढ़ने के लिए और भी कई फील्ड्स हैं। अब जियोग्राफी होती है जो, वो भी तो पूरे का पूरा नेचर को पढ़ती है कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे नदियां हैं, ठीक है। और नेचर को पढ़ने के लिए और भी है, जैसे कि बायोलॉजी है। देखो हम भी तो नेचर ही हैं, ठीक है, तो हमें पढ़ने के लिए बायोलॉजी है। तो अब इन दोनों से हटके भी एक और फिजिक्स ब्रांच होती है, दैट इज जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। की जो सरफेस के ऊपर है वो तो जियोग्राफी पढ़ेंगे, जो सरफेस के अंदर है, अर्थ के सरफेस के अंदर है, वो कौन स्टडी करता है? जियोलॉजी, ठीक है। लेकिन फिजिक्स कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इसमें हम पता करते हैं कि ये नेचर में हुआ है, जैसे कि सेब गिरता है तो हम उसके बारे में पता करते हैं कि सेब गिरा तो गिरा क्यों, सेब गिरा क्यों, ठीक है, वेरी गुड। ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स साइंस की जहां पे हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। भौतिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भौतिकी, मतलब भौतिक चीजों के बारे में, अर्थली चीजों के बारे में, ठीक है। मतलब कि जो जिनके पास अपनी जान नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं हम, अभी कोई ऐसा कोई फॉर्मल है नहीं है, जस्ट कि आपसे बस बातचीत करने के लिए कि आपको अंडरस्टैंड हो कि आप पढ़ोगे क्या यहाँ पे पहले, ओके। हमारे पास है ये एक डस्टर है, चॉक डस्टर। क्या इसकी मूवमेंट को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे? इसमें कोई मूवमेंट हो रही है तो उसको उसके बारे में पता लगाएगी मूवमेंट कौन कैसे। वेरी गुड। अगर इसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही है तो ये कैसे हो रही है, तो ये पता लगाएंगे हम फिजिक्स ब्रांच के अंदर। 10th तक अभी आपने क्या पढ़ा था? साइंस पढ़ी थी आपने, ठीक है। साइंस थी ओवरऑल, उसके अंदर सब चीजें पढ़ी आपने, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट का भी पढ़ा आपने, ठीक है। पहले आपने कुछ उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने उसके बारे अंदर कुछ इंसानी शरीर के बारे में पढ़ा होगा, हार्ट वगैरह कैसा होता है, लंग्स कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आप खाना खाते हो, तो वो वाली चीजें, न्यूट्रिशन सब पढ़ी आपने। फिर कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसी चीज को यहाँ पे 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। साइंस को हमने किसके अंदर डिवाइड कर दिया? साइंस को हमने किन किन डिवाइड ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है? मेजर मेजर ब्रांचेस, जो आपका अभी आपने क्या रखा है? मेडिकल रखा है, ठीक है। तो मेडिकल के हिसाब से बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और क्या रखा है आपने? और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपने रखा है बायोलॉजी, ठीक है। जो फिजिक्स है वो क्या थी हमारी, क्या है हमारी, किस टाइप की स्टडी है ये? नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता करते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ठीक है। और बायोलॉजी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे देखो बायोलॉजी, ठीक है। बायो मतलब पहले किससे बना है ये? एक तो पहले बायो से शब्द से बन गया यहाँ पे, बायो से, ठीक है। ये मतलब कि कोई जो लिविंग थिंग्स हैं। और जो ये लॉजी है, ये लोगस शब्द है किसी और लैंग्वेज का, और यहाँ पे किसी लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ केमिकल्स कम्स अंडर केमिस्ट्री, एंड स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स कम्स अंडर फिजिक्स, ठीक है। ये मोटी मोटी यहाँ पे हमने आपको बता दी। अब अभी तक आप +1 और +2 तक, इन 2 सालों तक इसी सिस्टम के अंदर काम करोगे, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर एक और स्टेप आगे जाना चाहता हूं। ये था आपका हायर क्लासेस तक, ठीक है, हायर क्लासेस तक, और ये था आपका सीनियर सेकेंडरी क्लासेस तक।
ठीक है। लेकिन अब इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के अंदर क्या होगा वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम यूजी लिख देते हैं, डायरेक्ट यूजी भी लिख देते हैं। यूजी क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ये होती है डिग्री। उसके बाद होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी बोलते हैं उसको। पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स में करते हो, जैसे मैंने फिजिक्स ऑनर्स में की थी, मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, आपके पास बुक है अभी, इसके अंदर जो भी एक एक चैप्टर है वो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 साल के लिए पढ़ना है हमने, तो एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है। एक सेमेस्टर 6 महीने आप एक ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स। पहले मैं ये भी बता दूं कि होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये 2 शब्दों से बना है। क्या है? इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। क्या होगी? इलेक्ट्रो क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड। हम आगे जाकर के हमें ये लगता है पता, अभी भी आप पढ़ोगे इसको, कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये कनेक्टेड है। अभी मैं आपको थोड़ा इमेजिन करवाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी होगी, जैसे अभी हमारे पास ये लाइट जली हुई है, ठीक है। मैग्नेटिज्म हो गया जो चुंबक साथ में जोड़ रहे हैं। 2 अलग अलग सेपरेट थिंग्स थी जब ये डिस्कवर हुई थी। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुई थी किसी एक पत्थर के अंदर, किसी एक गडरिये की रॉड चिपक गई थी जब वहां पे, तो उसे लगा कि ये तो मैग्नेटिज्म है, राइट। फिर धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगा हमें पता, फिर बाद में हमें ये लगा पता कि ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं ये, तो फिर हमारे पास क्या स्टडी आई? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होती है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। इसके अंदर स्टडी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। लाइट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस, वो नहीं हम डिपेंड करेंगे। लाइट बिहेव कैसे करती है, वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है। रिफ्लेक्ट मतलब किसी एक जगह पे पड़ रही है और वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट कैसे हो रही है, उसके अंदर जाकर के कैसे डेविएट हो रही है वो लाइट। जैसे अभी यहाँ पे ग्लास है ये शीशे ग्लास लगे ना इसके ऊपर, खिड़की के ऊपर, हमें दिख जा रहा है ना बाहर का, तो कैसे दिख पा रहे हैं? क्योंकि जो लाइट है वो अंदर आ पा रही है, ठीक है, बट लिटिल डेविएट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये सब चीजें हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा काइनेमैटिक्स, और क्या हो सकता है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एटॉमिक एंड पार्टिकल फिजिक्स। एटम के लेवल पे गए हम, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम क्या था? इस तरीके से, पहले बाहर, अंदर क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के इधर क्या घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसे एक क्लाउड होता है वैसे तो, ये जैसे बादल है ना, एक बादल, वैसे होगा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, बट हम इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर देते हैं कि ये एक पार्टिकल की तरह है, बट होता है वैसे क्लाउड के फॉर्म में। कई बोलते हैं वेव नेचर के अंदर है, कई बोलते हैं पार्टिकल नेचर के अंदर है। इतने छोटे लेवल पे जाकर के हमें ये पता कर पाना मुश्किल होता है। तो एक ये चीज है। जब हम पूरे एटम को पढ़ रहे हैं तो क्या होगी? एटॉमिक फिजिक्स। जब हम किसी एक न्यूक्लियस के अंदर पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। बाद में आप पता करोगे कि जो प्रोटॉन है ये भी किसी और चीजों से मिलकर बना है, तो ये वाली चीज है। आई थिंक अब मुझे इतने के ऊपर रुक जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो केमिस्ट्री के अंदर भी और ब्रांचेस रहती हैं। ऑर्गेनिक रहती है, इनऑर्गेनिक रहती है। ऑर्गेनिक जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मिले हैं आपको, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलकर के क्या क्या एक्सपेरिमेंट करें, जिससे कि आपकी केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलकर के जो एक्सपेरिमेंट करें वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी, दूसरी बॉटनी, ठीक है। आई थिंक ये आपको ज्यादा इंटरेस्ट में आएगा क्योंकि आपने मेडिकल रखा है, तो आई थिंक आपको बायोलॉजी के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, इसलिए आपने रखा। तो इसको पता भी होना चाहिए आपको कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। जूलॉजी एंड क्या बोला मैंने? बॉटनी।
आई थिंक ए भी होता है बीच में। हाँ ओके, तो बस ये याद रखो, जो जूलॉजी जो होता है ये किसकी है, ये स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। बस लिविंग के अंदर कौन कौन से आगे, एनिमल्स भी आगे, प्लांट्स भी आगे, ठीक है। तो जो टोटल एनिमल की स्टडी है वो क्या होगी, जूलॉजी। जो टोटल प्लांट की स्टडी है वो क्या होगी, बॉटनी। गॉट इट। तो ये था मोटा मोटा आपके पास। ओके, अब इससे आगे मैं एक और थोड़ी सी छोटी चीज बता दूं, जैसे पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर क्या रहता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप एक ही कोई टॉपिक उठा करके यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी इसके अंदर हो जाएगी आपकी, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई किसी और चीज के अंदर, तो वैसे आप इसके अंदर। तो अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। हायर तक 10th तक क्या था आपके पास, सिर्फ साइंस था। उसके बाद इस पॉइंट पे आप कहाँ हैं, अभी आप यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है अभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ। केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। फिजिक्स की कोई ब्रांचेस बताओ। फिजिक्स की जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर। अब देखो अपनी फिजिक्स की बुक खोलो, इसकी इंडेक्स खोलो। पढ़ो इन सभी टॉपिक्स को। देखो ये लॉज ऑफ मोशन तक जितने भी हैं ये काइनेमेटिक्स एक हो जाता है। रुक जाओ, इसको मतलब ऐसी बात सुनो आप, काइनेमेटिक्स है ये, ठीक है। हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ये नहीं उसके अंदर डिपेंड करेगा कि वो कैसे हुई मोशन, बस उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम। हमने ये देखा कि यहाँ से हम ऊपर फेंक रहे हैं पेन को, तो इसके ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, कितनी वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंका, कितनी हाइट तक जाएगी ये, और क्या ये प्रोजेक्टाइल है या नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, काइनेमेटिक्स के अंदर आती हैं। हम ये नहीं पढ़ रहे कि इसको फोर्स कैसे लगी, मेरे हाथ में दी इसको फोर्स, हमें ये नहीं पढ़ना है कि कैसे फोर्स आई है, हमें ये पढ़ना है कि बस उससे हो क्या रहा है। दिस इज काइनेमेटिक्स। आगे बढ़ो इसमें। Work energy and power system of particles and radiation motion, gravitation, mechanical. ग्रेविटेशन हो गई, देखो ग्रेविटी वगैरह टोटल इसमें पढ़ेंगे हम, ग्रेविटेशन, ठीक है। Mechanical properties of solid, mechanical properties of fluid, thermal properties of metal, thermodynamics, kinetic theory, oscillations और waves। ठीक है, वेरी गुड। इसके अंदर एक और चीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी एक प्रॉपर स्टडी रहती है, ठीक है। वो भी यहाँ पे आप एक पूरा कोर्स पढ़ोगे। अभी आप जो जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं ये, उन सभी के ऊपर आपको इन फ्यूचर पूरे का पूरे बुक्स होंगी, ठीक है, अगर आप बीएससी फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो, ठीक है। तो अभी ये चीजें, ये जितने भी कंटेंट है ये समझो आप कि ये चीजें हैं, ऑसिलेशंस, वेव्स भी हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतनी है बुक टोटल, दैट्स इट। ओके, वैसे आपको जो एनसीईआरटी है वो दो पार्ट्स के अंदर आती है फिजिक्स की, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर 6 to 7 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 के अंदर वैसे 6 to 7 चैप्टर्स, बट आफ्टर कोरोना के बाद थोड़े रैशनलाइजेशन हुई है, कुछ चैप्टर कटे हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। अभी हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो करते हैं अभी शुरू। ये तो था बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कि आप पढ़ोगे क्या। अब चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ते हैं पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 1। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स।
फिजिकल क्वांटिटीज से क्या समझते हैं आप, कुछ आइडिया है? ओके, जैसे बिल्कुल आम रोजमर्रा के एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप गए हो बाजार में, ठीक है, वहां से आपने चीनी लेके आ गए हो। वो कुछ कुछ तो मेजर करके दोगे ना, वहां पे बोलोगे कि कुछ चाहिए चीनी, तो क्या बोलते हो आप वहां पे? इतने किलो चीनी दे दो या इतने किलोग्राम चीनी दे दो हमको, ठीक है। वैसे ही आप बोलते हो कि ये पेप्सी है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी है, दूध है, तो वो कैसे लेते हो आप, क्या बोलते हो? हाँ, या तो कुछ लिखा नहीं होता इसके अंदर कि कितने लीटर दे दो, लीटर के हिसाब से होता है। और टाइम है, इसको कैसे बोलते हैं कि आप इतने टाइम में आ जाना मेरे पास, 8 बजे आ जाना, या इतने टाइम बाद आ जाना, 1 घंटे बाद आ जाना। तो आर, मिनट, सेकेंड, ठीक है, ये वाली अलग अलग चीजें हैं। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है कुछ, वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी का भी होता है कि एक नंबर में प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये 2 नंबर में प्रेजेंट है, इसके 2 नंबर है, ठीक है। मेरा फोन कितने में, 1 है, ये 2 है। वैसे ही नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए भी एक यूनिट है। तो अभी मैं क्या बता रहा चाह रहा हूं मैं आपको कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, इस तरह से 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हमारी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर आती हैं। एक बार क्या हुआ, सिस्टम इंटरनेशनल का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि पूरे के पूरे विश्व के सारे जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे साथ में बैठे। उन्होंने बोला कि ये देखो, कई बोलते हैं कि लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है, कई बोलते हैं किलोमीटर है, कई बोलते हैं सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक किसी एक के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। तो उन्होंने जो जो यूनिट बताई, जो सभा ने सारी मिलकर के सारी यूनिट्स बताई, उसको क्या बोलते हैं हमारे सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपने क्या पढ़नी है, तो हम एज अ फिजिसिस्ट हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, एसआई सिस्टम के ऊपर। एसआई सिस्टम कौन सा होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। ये देख लो आप, एसआई, ये किसी और लैंग्वेज के अंदर है, इंग्लिश के अंदर नहीं है। सिस्टम है इंटरनेशनल, इंग्लिश के अंदर मतलब होता है इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है हमारे पास मास। फिजिकल क्वांटिटीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। मास, और इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, एम से करते हैं। यूनिट क्या है इसकी, अगर सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर देखना हो, इसको हम यूनिट देते हैं किलोग्राम। किलोग्राम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से केजी, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक। अब ये मैं आपको थोड़ा सा और इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि मास क्या चीज है। कोई आइडिया है आपको मास क्या चीज है? हाँ, चाहिए होता है तो हम उसको बताते हैं कि इतने किलोग्राम हमें चाहिए, जो किलोग्राम से हम जिसको लेंथ वगैरह नाप सकते हैं। हाँ, मतलब जिसका हम भार चाहिए, भार के हिसाब से जिसको हम नाप सकते हैं, वो आप ठीक बोल रहे हो। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था, चीनी चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, 1 किलोग्राम चाहिए थी, हमने किलोग्राम के हिसाब से बोला, उन्होंने दे दी हमको। लेकिन अब अगर आप अगर किसी व्यक्ति की बात करें, ठीक है, लेट्स सपोज मेरा वेट है 70 केजी वेट है, ठीक है, मैं यहाँ पे अर्थ के ऊपर मेरा 70 केजी है। मान लो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की या कुछ विद द गॉड ऑफ ग्रेस, ठीक है, मैं लग गया कोई एस्ट्रोनॉट हो बन चुका हूं मैं, कुछ भी हो सकता है अभी आज के टाइम पे, है ना। मैं बन गया, एस्ट्रोनॉट बन गया, लेट्स सपोज आई एम एट द मून, मैं मून पे पहुंच चुका हूं, ठीक है, और मैं वहां पे देख रहा हूं अपना वेट, तो क्या मेरा वेट वहां पे चेंज हो जाएगा? बोलते हैं कि वहां पे वेट जो होता है वो 1/6 हो जाता है, ठीक है। मेरा अगर यहाँ पे 60 केजी है अगर यहाँ पे, तो वहां पे जाकर मेरा सिर्फ 10 किलोग्राम रहेगा।
तो ये तो कुछ बात नहीं हुई, है ना, कि अब एक सिस्टम के अंदर आपका जो मास है, आपका वेट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, आपका वेट जो है वो 60 किलोग्राम है अर्थ के ऊपर। दूसरे सिस्टम के अंदर गए आप मून के ऊपर, तो आपका कितना बचा? 10 किलोग्राम बचा। ये तो हमारे टोटल जितने भी हम यूनिट्स बना रहे हैं, यूनिट्स का मतलब तो यही होता है ना कि जो आपके लिए 1 किलोमीटर है वो मेरे लिए 1 किलोमीटर होना चाहिए, जो आपके लिए 1 किलोग्राम है वो मेरे लिए 1 किलोग्राम होना चाहिए, वैसे तो इम्बैलेंस आ जाएगा। सो जो वेट है, जो आप बोल रहे हो अभी वेट, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। यहां पे हम सिर्फ मास की बात कर रहे हैं। वेट क्या होता है मैं यहां पे बताता हूं आपको। देखो, दिस इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जो मास है उसको हम m से लिख रहे हैं, जो वेट होता है वो मास टाइम्स ग्रेविटी रहता है। इसको बस अभी आपने ध्यान देना है यहां पे ही कि मास टाइम्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है? मास हो गया कुछ भी आपका, ठीक है, ग्रेविटेशनल वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो टोटल आपका वेट जो है, ये एक टाइप की फोर्स है, ये फोर्स है ये, जो कि अगर आप अर्थ के ऊपर हो तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। अगर आप मून के ऊपर हो तो डिफरेंट हो जाएगी, अगर मार्स के ऊपर हो तो डिफरेंट हो जाएगी, कहीं और हो तो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर यही वेट लेकर के अगर आप किसी मैसिव प्लेनेट के ऊपर चल जाओ, जैसे कि जुपिटर के ऊपर चल जाओ, तो आपको अपना वेट 60 केजी के अलावा बजाय 120 केजी भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है कि मैं बहुत वेट फील कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम वेट को फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, आपको समझ आया? अब मैंने क्यों डिफरेंशिएट किया यहां पे मास और वेट को, ये समझ आया, ठीक है, कि बराबर रहना चाहिए ना सभी के लिए। अब मास जो है वो सेम रहता है, मास यहां पे भी मेरा 10 केजी ही है, या जितना भी रखो 45 केजी ही है, या कहीं और भी जाऊंगा तब भी 45 केजी रहेगा, कहीं और भी जाएगा 45 केजी रहेगा, किसी भी प्लेनेट पे चल जाओ, कहीं पे भी चल जाओ, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पे हम वेट को इसलिए नहीं यूज करते। गॉट इट? अब एक और चीज मैं आपको यहां पे फोकस करना चाहूंगा। मास के बारे में हमने पढ़ लिया, किलोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। आप अभी देखोगे कि कैसे ये धीरे 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 कैसे इतने डिफाइंड किया हुआ है हमारे फिजिक्स के अंदर, हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये किलो अलग है, ये ग्राम अलग है। ग्राम तो आपने कहीं और भी सुना होगा, किलो भी आपने कहीं और भी सुना होगा, ठीक है। बोलते हैं कि भाई दूध लगवाना है हमने, 1 किलो दूध लगवाना है हमने, वो डिफरेंट चीज है। लीटर को भी उपयोग कर लेते हैं कई बार बोलते हैं कि ग्राम के अंदर चाहिए, सोना वाले ग्राम के अंदर हमें लेना है। तो ये ऐसे जो कॉमन लेमैन लैंग्वेज जो है वो हमारे फिजिक्स के अंदर नहीं चल सकती है, ओके। हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक रखना है। तो अभी मैं आपको पहले तो है जो ये ग्राम है इसके बारे में बता। ग्राम जो है ये एक स्पेसिफिक यूनिट है फॉर मास, ठीक है। जो किलो है इसको बोलते हैं सुफिक्स, आगे लगने वाले, ठीक है। अब किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10⁻³ और अगर आप जैसे सेंटी का भी कुछ मतलब होता होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है 10⁻²। फिर आपके पास मिलीमीटर भी होता होगा, मिली भी होता है कुछ ना कुछ। तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। यूनिटी हो गया, सेंटी हो गया, मिली सेंटी, फिर किलो हो गया, इस तरीके से। मतलब ये सिर्फ 10⁻⁻ के अंदर फॉर्म में चलते रहते हैं। मेगा हो गया 10⁻⁶ बोलते हैं मेगा को, माइक्रो हो गया 10⁻⁻3 -6 हो गया माइक्रो। तो ऐसे ही 10⁻⁻ में चल देते हैं, जो जितने भी आगे लगे होते हैं। 10⁻³ ग्राम,
जब 10⁻³ ग्राम है उसको हम क्या बोलेंगे, किलोग्राम। ठीक है, 10⁻³ ग्राम को हम इसके अंदर से इस वाली टर्म को क्या बोलते हैं, किलो, और ये ग्राम का ग्राम सामने है। गॉट इट? किलोग्राम। हमने यहां पे और किसी भी यूनिट को नहीं लिया है, ना हमने सेंटीग्राम को लिया, ना हमने मिलीग्राम को लिया, ना हमने मेगाग्राम को लिया, ना ही हमने ग्राम को लिया। जो एसआई सिस्टम के अंदर जो सभा बैठी थी सभी साइंटिस्ट की, उन्होंने कौन सा लिया, किलोग्राम। गॉट इट? अब हम चलते हैं ये केजी के ऊपर। ठीक है, ओके, मैं केजी वाले एग्जांपल से नहीं, मैं एक और डिफरेंट एग्जांपल से, न्यूटन वाले एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। न्यूटन जो है हमारे साइंटिस्ट भी रहे हैं, न्यूटन हमारी यूनिट भी होती है फोर्स की। ठीक है, तो अगर जैसे ये केजी है, मैं अगर यहां पे लिखता हूं न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट भी होती है और साइंटिस्ट का नाम भी होता है। लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अगर आपने नाम जैसे एन बड़ा लिखा है तो ये नाम है, मतलब ये मिस्टर न्यूटन है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अगर जैसे गौरी लिखना है आपने तो जी बड़ा लिखोगे। लेकिन अगर जब आप इसको यूनिट ऑफ फोर्स की तरह यूज कर रहे हो, जैसे कि 45 न्यूटन, 45 न्यूटन, तो आपने ऐसे लिखना है, न्यूटन। ठीक है, NEU होता है, वो स्पेलिंग से मेरा काम थोड़ा सा। तो देखो 45 न्यूटन, अगर आपने 45 N ऐसा लिखा है तब ये ठीक है, तब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वही फोर्स की यूनिट है। लेकिन अगर आपने कहीं पे फोर्स के साथ ये कैपिटल N लिख दिया तब गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल N जो होता है वो किसी व्यक्ति के नेम के सामने आता है। ठीक है, ना कि यूनिट के सामने। यूनिट के सामने ऐसे छोटा रहेगा, ये आपको समझने की बात है। तो हमने एक एक करके पहुंच गए हैं। ठीक है, ये थी हमारी कितनी, एक यूनिट की बात हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या आया हमारा, मास। मास की फिजिकल एज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी सिस्टम में इंटरनेशनल के अंदर यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम। ठीक है, अब हम करते हैं बात लेंथ की। लेंथ क्या चीज है, लंबाई। ठीक है, मतलब अगर आप किसी एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना चाहो और ये पता करना चाहो कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये यही लंबाई होती है। तो ये लेंथ है। लेंथ को लिखने का तरीका आप जैसे मर्जी लिख लो, कुछ भी लिख लो, और इसके यूनिट क्या होते हैं, ये हमारी मेन चीज है अभी एसआई यूनिट के अंदर। ठीक है, एसआई यूनिट के अंदर हम इसको लेते हैं मीटर, METRE, METRE के TRE, यस, METRE। ठीक है, और इसको हम जो लिखते हैं वो स्मॉल m से लिखते हैं, लेंथ मीटर स्मॉल m। मीटर कितना रहता है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की वैल्यू कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। वेरी गुड। ये क्यों बताया मैंने आपको, मैं इससे आपको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ। ये स्केल होता है हमारा, ये होता है हमारा 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर ये स्केल यहां से लेकर के यहां तक, ये इतना, इफ दिस इज योर 15 सेंटीमीटर, तो लगभग 6.5 बार करने में इसको, दूसरा 3 4 5 6 और थोड़ा सा और इतना कर, तो यहां से लेकर के यहां तक इतना हुआ 1 मीटर। गॉट इट? अभी आपको ये लेंथ मीटर भी लग गया पता। एक होता है METRE,
एक होता है METER। दो दो अलग अलग यहाँ पे हमारे फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं। METRE जब लिखोगे आप ये वाला, तो यू आर टॉकिंग अबाउट लेंस यूनिट। बट अगर आप METER, तो वो मेजर करने से आ जाता है, जैसे ये बिजली के मीटर लगे होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हो जाता है। हमने अभी लेंथ के ऊपर ये बातचीत की। बेसिक 3 पढ़ाऊंगा मैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेंगे कि आपको कितना समझ आ रहा है। मास, लेंथ एंड थर्ड हो गया टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं? आर के अंदर, और आर से छोटी यूनिट क्या होती है? उससे छोटी, ठीक है। और आर से बड़ी यूनिट क्या हो जाती है? आर से भी बड़ी यूनिट डे। वेरी गुड। डे से बड़ी यूनिट और फिर जो मर्जी बोलते रहो, है ना, ईयर हो गया, डेकेड हो गया, सेंचुरी हो गई, और इस तरीके से हमारे। तो अब साइंटिस्ट के सामने ये बात थी कि अब किसको हम सबसे छोटी यूनिट लें, यूनिट किसको लें फॉर टाइम के लिए। उन्होंने किसको प्रेफर किया? सेकंड को, ठीक है, उन्होंने प्रेफर किया सेकंड को, और स्मॉलेस्ट से लिखते हैं इसको, करेक्ट। तो ये थी अभी पहले आप 3 यूनिट ये वाली थी, 7 होती हैं टोटल ये। इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? अभी आप करो, इसको नोट करो। डन? कोई डाउट इसके अंदर? ओके। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अभी जो जितने भी ये बातचीत है हमारी, सिर्फ और सिर्फ समझने वाली, याद करने वाली चीज है, ठीक है। इसके बाद जो फिजिक्स के लॉज वगैरह पढ़ के हम कैसे फिजिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे वो तब आएगा, जब आप पहले बेसिक चीज तो पढ़ो, ठीक है। ये वाली चीज बिल्कुल बेसिक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। कैपिटल ए से लिखते हैं इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो हमारे एटम के अंदर आपको पता है क्या क्या चीजें होती हैं। एटम, जैसे ये क्या है? प्रोटॉन है आपका। प्रोटॉन न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। उसके आसपास क्या रिवॉल्व करता रहता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एकदम जुड़े रहेंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप रहता है, कई ज्यादा हमारे जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो कर रहा है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन को हमारा करंट फ्लो करता है। ये एक फैक्ट की तरह आप समझो इस बात को। जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या? करंट फ्लो करता है। अब ये होता क्या चीज है? करंट, है ना। तो ये क्या होता है? करंट, जैसे आई मैंने लिखा, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितने फास्ट मूव कर रहा है यहाँ पे। चार्ज, ये जो क्यू मैंने लिखा है ये कूलम होता है। कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट होती है। हमने यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक करंट से किस किस को लिंक कर दिया? देखो, चार्ज टाइम को भी लिंक कर दिया। तो हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारी, उसके अंदर हमने कूलम को नहीं लिया, उसके अंदर हमने उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ ये चार्ज, दैट इज
इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमने फंडामेंटल यूनिट लिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पियर, और लिखते कैसे हैं, ए से लिखते हैं। ये है इसकी यूनिट का सिंबल, ठीक है। अगर क्यों ये डिफरेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आई, इसको लिखते हैं कितने एम्पियर है वो ऐसे। अगर आपको अब ये डिफरेंट कैसे कैसे है, मैं इसको बताता हूँ आपको, आई और ए कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। लेट अस सपोज आपने लिखा है करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इस तरीके से लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट कितनी है यहाँ पे, ए, और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे पास, एक क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इस तरीके से लिखते हैं इसको, गॉट इट, इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल। मोल की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हम मोल से लिखते हैं, MOLE, और इसका यूनिट क्या होती है, MOL। ये थोड़ा बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ये। इट इज इक्वल टू, अगर आपके पास, मैं बता रहा था ना भी आपको, मेरे पास एक पेन है या 2 पेन है, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इतना बड़ा नंबर के अंदर अगर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 मोल, गॉट इट। अब मैं आपको ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है ये, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, लिख लो इसको। एवोगैड्रोस नंबर ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर है ये। मतलब आपको फिजिक्स के अंदर बहुत से टाइप के नंबर मिलेंगे जिनको किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम दिया गया होगा। अभी हमारे पास जो जो आते जाएंगे हमारे पास, हम उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है, और ये याद भी करनी है। 6.022 10⁻23। अब मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा नंबर है ये। आप समझो, ये जो ये लिखा है ना यहाँ पे, ये तो चलो 6 ही रख लो, 6.06 ही रख लो इसको। 10⁻23 कितना होता है, 10⁻1 कितना हुआ, 10 हुई। 10⁻2 कितना हुआ, 100 हो गए। 10⁻3 कितना हो गया, 1000 हो गया। 10⁻4 कितना हो गया, 10⁻5 कितना हो गया, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितने हुए, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 10⁻7 ही हुए अभी तक, करोड़ में भी 7 ही हुए, ठीक है। तो अभी 23 है हमारे पास, वी हैव 23। ये यहां से यहां तक भी आ जाएगा, शायद 2 लाइनों में हो ये। इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये, समझ पा रहे हो आप, है ना, अप्रिशिएबल नंबर है ना ये। आई थिंक इतना पैसा भी नहीं होता होगा 10⁻23 रुपयों के अंदर, आई डोंट थिंक इतना पैसा भी होता होगा, बट चलो ओके। तो ये है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कहाँ यूज होता है ये, अब इतना बड़ा हम पत्थर थोड़ा ना काउंट करेंगे इससे हम काउंट करते हैं एटम्स। इस स्केल के अंदर जाते हैं हम, जो बिल्कुल एटॉमिक स्केल के अंदर जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा अब ये 1 मोल हो गया, तब हम इसको काउंट करते हैं। तो इसको भी हम C12 के साथ भी ले लेते हैं, कार्बन 12 का आइसोटोप है, उसके साथ भी लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अभी मैं इसके बाद क्या करूंगा, एक एक इसको डिफाइन करूंगा, पर पहले अभी मैं आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स की क्या क्या होती है मैं वो बता देता हूँ, मोटा मोटा जैसा आइडिया। अब इसके बाद आया हमारा, ये लिख लिया ना आपने एवोगैड्रोस नंबर, पहली 2-3 ये कर ली होनी चाहिए आपने।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के ऊपर। 5 6 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। What do we mean by thermodynamic temperature? हाँ, टेम्परेचर के बारे में होता है। तो आपको कुछ है आइडिया? कभी आपने किसी का टेम्परेचर देखा है? हाँ, और अब लेट अस सपोज आपने किसी को बुखार चेक किया है, वो मरकरी वाला होता है ना थर्मोमीटर, उसको किसी के व्यक्ति के मुंह में डालते हैं जिसको बुखार होता है, तो वो कितना क्या आता है उसके ऊपर? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है अगर मैं वैसे पूछूं आपसे? वो समथिंग अगर बोल दें कि अगर 100 आ गया है, ठीक है, 100 आ गया तो मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया, 102 आ गया तो बहुत ज्यादा हो गया, 104 आ गया तो भाई साहब बहुत ही बुरी हालत है। तो ये 102 104 है क्या? ये किलोग्राम, लीटर, सेल्सियस या कुछ और? चलो मैं आपको थोड़ा सा, आपने बोला है ये क्या है, डिग्री सेल्सियस के अंदर है ये, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूं कि ये क्या आप ठीक बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा बीमार है। ये पानी कौन से टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होता है? 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। बॉयल कितने के ऊपर होता है? 100 के ऊपर बॉयल होता है। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर व्यक्ति बॉयल नहीं हो जाएगा? आपने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस है किसी का, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है किसी का बॉडी टेम्परेचर। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो गया है ना। वी कैन नॉट टच इवन 100 डिग्री सेल्सियस, but we can touch easily a person's head who is having 100 degree Fahrenheit temperature. Okay? तो Fahrenheit के अंदर होता है 100 डिग्री Fahrenheit है। सेल्सियस बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट हो गई है, ठीक है, वो तो एकदम उबाल ही देगा व्यक्ति को। अगर किसी का 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मतलब अंदर जो उसके पानी है 70% वो उबल रहा है, ठीक है। ऐसा बुरा किसी के साथ भी ना हो, वो बहुत बड़ी दुविधा के अंदर है वो व्यक्ति, मतलब उस टाइम पे। तो ओके, तो ये फारेनहाइट ये छोटी स्केल है। एक और स्केल रहती है, मैंने कौन सी बताई आपको? एक पहले डिग्री सेल्सियस बताई, डिग्री फारेनहाइट बताई, एक केल्विन बताई के से केल्विन। इसके ऊपर हम आते हैं, पर पहले अभी आप बस समझ लो कि जो केल्विन वाली स्केल है इसको हम फंडामेंटल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। केल्विन के, गॉट इट? अच्छा, अब जो केल्विन है इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करती है केल्विन। केल्विन का 0 और 0 डिग्री सेल्सियस ये सेम नहीं होते। सेम इन द सेंस कि 0 केल्विन लिखें अगर हम और 0 सेल्सियस लिखें, डिग्री सेल्सियस लिखें, तो ये सेम टेम्परेचर को नहीं रिप्रेजेंट करते, ठीक है। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने ज्यादा आपको आगे आना पड़ेगा तब आप 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचोगे। इसको अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये वाली से आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी को समझ आएगा। मैं थोड़ा और आपको सिंपल करता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक मीटर है, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया है, ये 0 है इसका, यहां से आपने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे चलते 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 आप आगे पहुंच गए यहाँ पे 273 के ऊपर। ये कौन सा स्केल है आपका? नीचे केल्विन स्केल है। और जब आप इसको इसके ऊपर देखोगे यहां पे मैं बोल रहा हूं ये सेल्सियस स्केल है, तो ये यहां पे 0 होगा। तो अगर इसका हम -273 कर लें डिग्री सेल्सियस, तब वो 0 केल्विन के बराबर होगा। मतलब बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमको डिग्री सेल्सियस। तो सोचो अब ये कितना ठंडा होगा 0 केल्विन। क्या फील कर पा रहे हो इसको, कितना ठंडा होगा ये? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो पानी जम जाता है।
तो -273 के ऊपर क्या होता होगा? इंसान ने तो क्या ही बचना वहां पे। बट यहाँ पे तो इवन जो एटम की मूवमेंट भी होती है वो भी रुक जाती है। एटम जो होते हैं ना, जैसे अब चाहे ये स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग है ये, है ना, क्या बोलते हैं, सॉलिड है ये, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ये वाइब्रेशन भी रुक जाती है। इतना ठंडा टेम्परेचर होता है 273 -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। इट इज वेरी वेरी कोल्ड। और मुश्किल ही है आज तक कोई इस टेम्परेचर तक पहुंचा हो। इवन हमें एक्सपेरिमेंटली सेटअप बनाना पड़ता है कि हम नियर अबाउट 0, 30, 45, 50 तक मतलब पहुंचना बहुत मुश्किल है। इतनी ज्यादा एपरेटस के बाद सोचो आप, इस वक्त एआई आ चुका है, इंडिया यहाँ से मार्स तक पहुंच गया है, लेकिन स्टिल अभी तक हम 0 डिग्री सेल्सियस के केल्विन के ऊपर नहीं पहुंचे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिस टाइम पे ऐसा होगा। अभी तक एक्सपेरिमेंटली इसके पास पहुंचा गया है, इसके ऊपर एग्जैक्ट नहीं पहुंचा गया है। तो ये है हमारे पास दो स्केल देखे हमने, सेल्सियस वाला देखा, केल्विन वाला से देखा। तो इसलिए हमने केल्विन को कैसा रखा है, यूनिट के तरह पे, फंडामेंटल यूनिट की तरह पे हम इसको देखते हैं। गॉट इट? 6 हो गए। और इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट, और कौन सा बचा, लेट मी सी। हाँ, लुमिनस इंटेंसिटी 7th। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम, यूनिट है इसकी कैंडेला। CD लिखते हैं इसको, आई थिंक यस CD है ये, यस, स्मॉल c एंड स्मॉल d, स्मॉल c स्मॉल d, कैंडेला। अब ये लुमिनस इंटेंसिटी होगी क्या चीज है ये? लुमिनस इंटेंसिटी, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ज्यादा कोई टिपिकल बातें नहीं बताऊंगा लुमिनस इंटेंसिटी की, सिर्फ ये बताऊंगा कि इट इज रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, तो कितनी जो इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये कैसे कैसे काम आती है कि हमें पढ़ने के लिए कितने लुमिनस इंटेंसिटी की लाइट जरूरी है। इस टाइम पे, इस वक्त मैं आपको ये करवा सकता हूँ एक छोटी सी एक्टिविटी। लेट सपोज अभी आप क्या करो, अपनी किताब को पकड़ो, बिल्कुल बिल्कुल सामने पकड़नी है। ठीक है, अभी इसको रखो इस तरफ को जहां से लाइट आ रही है ना। यू आर एबल टू सी वट एवर इज रिटन ऑन योर बुक क्लियरली बिकॉज यू हैव एम्पल लाइट। लाइट यहाँ पे इस वक्त ज्यादा है, बट जैसे ही आप थोड़ा सा इसको चेंज करो, इसको यहाँ पे लेके आओ, सामने लेके आओ, हल्का हल्का सा परछाई लगी पड़ने इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होगी, इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है। अब रुक जाओ थोड़ा और, इसको यहाँ पे लेके आओ, और ज्यादा परछाई आ रही है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तो वेल लिट है कमरा, बट स्टिल अगर सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट हो तो ये आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी या कैंडेला की जो पावर है वो कम होती जा रही है। इस पॉइंट पे थोड़ी ज्यादा थी, 50 कैंडेला होगी या कुछ 60 कैंडेला होगी, इस पॉइंट पे जाकर के थोड़ी और कम, इस पॉइंट पे जाकर के और कम। गॉट इट? ये है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7। ठीक है, एक हाथ में नहीं आएगा। एक्चुअली चाइनीज जो होते हैं वो एक हाथ में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करते हो। तो ओके, तो ये लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अरे तो आपको समझ आई, 7 आपके पास फंडामेंटल होती हैं, इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं। न्यू सिलेबस के अंदर आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं वो कट हो चुकी हैं, बट स्टिल हम उसको पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है वो। अभी तक बताओ मुझे इसके अंदर कोई डाउट? नो डाउट एट ऑल? ओके, टाइम क्या हो रहा है हमारे पास? 4:05।
कल आपने क्या करना है, ये जो लेंथ वगैरह के जितने भी हमने बनाए ये, इसका एक प्रॉपर टेबल बनाना है आपने, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर तो प्रॉपर बना हुआ है टेबल, बट आई डोंट नो कि आपकी इस बुक के ऊपर होगा ये, तो हाँ एनसीईआरटी से बना लेना। अगर नहीं खरीदी है तो यहाँ से ऑनलाइन तो होगी आपके पास, आई थिंक। नहीं होगी तो मैं भेज दूंगा आपको आज। और ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं एक्चुअली। ये तो अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं करवाया। ये अभी जैसे केल्विन है, कैंडेला है, इसकी डेफिनेशंस होती हैं प्रॉपर, वो हम करवाएंगे आपको, अभी कल करवाएंगे उसको। अभी के लिए आजकल इतना काफी है। तो इसको ना जो ये वाला टेबल 1.1 है, ये बनाना है आपने, ठीक है। टेबल 1.1 ये डेफिनेशन दी हुई है इसके साथ में, ठीक है। एक बार पढ़नी है, ये बनाओगे आप जब इस टेबल को, तो ये जितनी भी आपकी डेफिनेशंस, इसको आप एक बार थोड़ा रीड करोगे। जो नहीं आएगा समझ वो मैं बताऊंगा आपको, प्लस जितने भी आपके पास नोट्स होंगे हमारे प्रोवाइड करूंगा अभी मैं आपको ऑनलाइन मोड पर, तो उसके अंदर भी इसको मैंने डिकोड की हुई है एनसीईआरटी डेफिनेशंस को प्रॉपर वे में, तो वो हम कल